हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजीत सिंह आपके यूट्यूब चैनल भरत एकेडमी से आज आपके लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे बच्चों जीएस के अंदर ज्योग्राफी में नदियां। बच्चों ड्रेनेज सिस्टम, हम भारतीय नदियां का कुछ पार्ट लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके थे बच्चों। तो बच्चों हम भारत के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं, तो बच्चों वो पढ़ते हैं हम दो पार्ट में। बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है बच्चों, अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। तो बच्चों यहाँ से हम लोग देखो भारत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों भारत के अंदर अपवाह तंत्र को दो पार्ट में पढ़ा जाता है बच्चों। एक आपका हिमालयन क्षेत्र या उत्तर भारत, और एक पढ़ा जाता है बच्चों आपका प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुला। ठीक है बच्चों, तो भारत के अंदर अपवाह क्षेत्र को दो पार्ट में पढ़ा जाता है। हिमालयन क्षेत्र का हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, और बच्चों प्रायद्वीपीय सिस्टम या पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को। लेकिन बच्चों इसमें भी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोई भी नदी जब बहती है तो उस नदी के कितने पार्ट होते हैं या कैसे कैसे बहती है। बच्चों ड्रेनेज सिस्टम के अंदर अपवाह, नदी तंत्र। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जैसे हम अगर किसी भी नदी की या रिवर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि नदी जब बहती है बच्चों तो नदी कैसे कैसे बहती है। देखो बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम किसी नदी की बात करते हैं तो कोई भी नदी जब बहती है, देखो जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, सपोज कीजिए ये कोई भी एक नदी है हिमालय क्षेत्र की। ठीक है बच्चों, अब जब कोई भी नदी, जैसे अगर हम बात करें कि ये हिमालय क्षेत्र की नदी है, सपोज कीजिए कि ये गंगा है। ठीक है बच्चों, ये कौन सी नदी है? गंगा। अब गंगा का जो ओरिजिन है या उद्गम है बच्चों, तो गंगा का ओरिजिन या उद्गम जो होता है बच्चों वो कहाँ से है? हिमालय से। और हिमालय के अंदर बच्चों ग्लेशियर है जहाँ से गंगा का उद्गम है या ओरिजिन है। इस ग्लेशियर का नाम है बच्चों गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है बच्चों, गंगोत्री ग्लेशियर। अब यहाँ से जब गंगा नदी निकलती है तो बच्चों ये ऊपर हिमालय क्षेत्र में जब निकलती है तो यहाँ से निकलने के बाद सीधी कहाँ जाएगी? समुद्र में जाएगी। अब किस समुद्र में जाती है वो बाद में बात करेंगे बच्चों। अगर हम यहाँ एक नॉर्मल गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसी तरीके की बहुत सारी नदियाँ हमारे यहाँ जो या तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी या अरब सागर में गिरेंगी। ठीक है बच्चों, तो अभी नॉर्मल हम बात कर रहे हैं कि एक नदी की कि वो कहीं भी जाके गिरे। ठीक है, अब यहाँ जैसे ये नदी निकली है, ठीक है, अब ये निकल के सीधी समुद्र तक जाती है। तो बच्चों इस नदी को तीन भाग में पढ़ा जाता है। अब जैसे इसका ऊपर वाला क्षेत्र है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? अपर पार्ट। सेकंड को पढ़ते हैं बच्चों मिडल पार्ट, और फिर पढ़ते हैं बच्चों लोअर पार्ट। तो जो ऊपर वाला है बच्चों, ये ऊपर वाला, तो इस ऊपर वाले पार्ट में बच्चों पत्थरों का साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है ना, और इसकी जो एरिया होती है या ब्रीथ बात करें या चौड़ाई की, ठीक है बच्चों, तो इसकी जो ब्रीथ या चौड़ाई की बात करते हैं तो वो कैसी होती है बच्चों? छोटी घाटी होती है इस तरीके से। ठीक है ना, अब यहाँ पर पत्थरों का साइज कैसा होता है बच्चों? बहुत बड़ा बड़ा साइज होता है। तो इस क्षेत्र को बोला जाता है भांवर क्षेत्र। क्या बोला जाता है बच्चों? भांवर क्षेत्र। ठीक है, अब इस भांवर क्षेत्र के बाद जैसे जैसे नदी पहाड़ी क्षेत्र से उतर के थोड़ा सा प्लेन की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पर बच्चों इन पत्थरों का साइज थोड़ा छोटा होने लगता है।
इन पत्थरों का साइज कैसा होने लगता है बच्चों? थोड़ा छोटा होने लगता है। जब इन पत्थरों का साइज छोटा होने लगता है तो बच्चों यहाँ पर नदी का जो एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है। अब उसकी घाट कैसा हो गया बच्चों? थोड़ा सा चौड़ा होने लगा, तो यहाँ पे नदी का साइज कैसा हो जाता है? चौड़ा। तो इस एरिया को जहाँ पर पत्थरों का साइज छोटा और पानी की मात्रा ज्यादा दिखने लगे, उस क्षेत्र को बच्चों बोला जाता है तराई क्षेत्र। ठीक है बच्चों, उसको क्या बोला जाता है? तराई क्षेत्र। अब इस तराई क्षेत्र के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो जब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं तो आगे चलने के बाद जब प्लेन में नदी आती है, तो प्लेन में नदी के आने के बाद बच्चों यहाँ पर नदी के क्षेत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बांगर, एक होता है खादर। बच्चों एक पार्ट होता है बांगर। बांगर में बच्चों जैसे ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया कौन सा है बच्चों? ये बांगर एरिया है। लेकिन बच्चों अगर हम इसके नीचे यहाँ पे बात करते हैं तो ये होता है बच्चों खादर क्षेत्र। ठीक है, इसको बोला जाता है बांगर, वो सॉरी बांगर, और इसको बोला जाता है बच्चों, इस वाले एरिया को बोला जाता है खादर क्षेत्र। ठीक है, अब बच्चों आप बोलोगे कि ये बांगर क्या होता है या खादर क्या होता है? बच्चों जो ओल्ड एलुवियल सोइल होती है या किसी भी नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी को ही एलुवियल सोइल बोलते हैं, या जिस मिट्टी का निर्माण नदी के बहाव से होता है उसको एलुवियल सोइल बोला जाता है। तो बच्चों एलुवियल सोइल का जो पुराना या ओल्ड या जो पहली एलुवियल सोइल थी उसको बांगर क्षेत्र बोला जाता है। जो न्यू एलुवियल सोइल है उसको खादर बोला जाता है। बच्चों बांगर क्षेत्र में पहले कभी नदी बहती हुई थी, लेकिन अब उस नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, वहां से थोड़ा रास्ता उसने अपना चेंज कर दिया, तो वहां पे जो पुराना जमाव होता है मिट्टी का उसे बांगर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो न्यू जहां से नदी बह रही है उसके आसपास का क्षेत्र, मतलब वहां पे साल में एक दो बार कभी ना कभी बाढ़ आने की भी कंडीशन रहती है, तो ऐसे क्षेत्र को बच्चों क्या बोलते हैं? खादर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर दोनों ही क्षेत्रों में बांगर क्षेत्र के अंदर मिट्टी की उपजाऊता या फर्टिलिटी कम होने लगती है, क्योंकि उस क्षेत्र में एग्रीकल्चर फार्मिंग का कार्य काफ़ी समय से चल रहा है, तो धीरे धीरे उसकी उपजाऊता या फर्टिलिटी कम होने लगती है। लेकिन अगर हम खादर की बात करें तो खादर मिट्टी अभी न्यू एलुवियल है। अब न्यू एलुवियल होने के कारण अब यहाँ पे जब नदी बहा के आती है तो अपने साथ कुछ ना कुछ वेस्टेज वगैरह भी ऊपर से लाती रहती है और यहाँ पे छोड़ती चली जाती है। ठीक है ना, कुछ यहाँ से काट के भी ले जाती है, ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो नई मिट्टी का निर्माण होता है तो वो मिट्टी कैसी होती है बच्चों? वो चेंज होती रहती है। तो चेंज होने की वजह से, ठीक है बच्चों, धीरे धीरे समय के हिसाब से जैसे वो चेंज होती है तो उस मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी बढ़ने लगती है। ठीक है ना, या फर्टिलिटी बनी रहती है। तो इन दोनों ही मिट्टी में बांगर और खादर मिट्टी के अंदर जो उपजाऊ होती है, वो उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है बच्चों? वो होती है आपकी 1 सेकेंड, कौन सी मिट्टी होती है बच्चे? वो होती है आपकी खादर मिट्टी। तो उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? खादर। तो अब यहां से जैसे क्वेश्चन आ जाए कि बांगर या खादर मिट्टी में से कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, तो सिंपल सा बच्चों, कौन सी मिट्टी उपजाऊ होगी? खादर मिट्टी। क्लियर है? अब यहाँ के बाद जब मिट्टी, अब यहाँ से मिट्टी की बात कर ली, अब बच्चों आगे देखते हैं हम, जैसे नदी आगे बढ़ती है समुद्र की तरफ, तो बच्चों अब यहाँ से जब ये समुद्र की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पे ये सपोज करो ये समुद्र का एरिया, ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका? समुद्र है। अब यहाँ समुद्र पे जब नदी जाती है तो यहाँ पे समुद्र की तरफ बढ़ते समय बच्चों, अगर, क्योंकि अब पहाड़ पे क्या था? पहाड़ पे तो ढाल था, नदी की स्पीड तेज थी, तो नदी तीव्रता के साथ बहती है, ठीक है ना, लेकिन उसकी वहां चौड़ाई कम होती है, लेकिन पत्थरों का साइज बड़ा होता है। जैसे जैसे नदी पहाड़ से थोड़ा प्लेन की तरफ आती है तो वहां पर पत्थरों का साइज कम होने लगता है और पानी की मात्रा आपको ज्यादा दिखाई देने लगती है। लेकिन भाई अगर आप ऊपर पहाड़ में भावर क्षेत्र में बात करोगे तो आपको सिर्फ बच्चों पत्थर ही दिखाई देंगे, पानी बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन वही पानी धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो पानी की मात्रा आपको बढ़ती दिखाई देती है कि नदी में पानी बहुत है लेकिन पत्थरों का साइज छोटा होने लगता है। इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद जब प्लेन में पहुंचते हैं तो बच्चों न्यू ओलुवियल सोइल को खादर बोलते हैं और ओल्ड एलुवियल सोइल को बांगर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? बांगर और खादर में से खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। उसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है बच्चों
तो जब समुद्र की तरफ जाती है, तो अब तो प्लेन एरिया आ गया। तो जब प्लेन एरिया में नदी बहती है बच्चों, तो प्लेन एरिया में बहते समय नदी की स्पीड कम होने लगती है, ठीक है ना। और जब नदी की स्पीड कम होती है बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में नदी के सामने या नदी के रास्ते में या नदी के मार्ग में बच्चों अगर किसी भी तरह का कोई अवरोध या वेस्टेज आ जाता है, सपोज करो यहाँ पे एक वेस्टेज आ गया, ठीक है बच्चों। अब इस वेस्टेज के आने से ये नदी की जो धार है बच्चों, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब ये कोई भी वेस्टेज आ गया, अब इस वेस्टेज के बाद ये नदी बच्चों दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो ऐसे और एक ऐसे, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अब ये अपने साथ धीरे धीरे वेस्टेज लाती रहेगी और इस यहाँ पे निक्षेप करती रहेगी या छोड़ती चली जाएगी। तो इसी तरीके से ये धाराएं फिर और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटरी। तो इस तरीके की जो एक मेन धारा थी वो अलग अलग छोटी छोटी धाराओं में बट गई, जिसको वितरिकाएं बोलते हैं, ठीक है ना। एक ही नदी में से जब अलग अलग वितरिकाएं बढ़ जाती हैं, तो उन वितरिकाओं के बीच में या डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच में नदी के द्वारा लाया गया वेस्टेज बच्चों वो धीरे 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 जमने लगता है। और यहाँ जमने के बाद बच्चों एक लैंड एरिया का निर्माण होता है। तो ये जो लैंड एरिया का निर्माण होता है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये डेल्टा आपका मैथ के ही तरह होता है। जैसे बच्चों डेल्टा देखो, डेल्टा का शेप कैसा होता है? ऐसा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं ये वाला एरिया, तो यहाँ पे ये दो धाराएं हैं बच्चों। अब इनके बीच में ये एक लैंड एरिया रिफॉर्म हो गई। अब ये जो लैंड एरिया रिफॉर्म हुई है बच्चों, तो ये इसका शेप कैसा बना? डेल्टा, एज ए डेल्टा। तो डेल्टा की तरह जो शेप बनता है वो कैसे बनता है? नदी के द्वारा लाए गए वेस्टेज को यहाँ पे छोड़ने की वजह से या निक्षेप की वजह से। तो यहाँ पे जो नदी लैंड एरिया या भू आकृति बनती है, ठीक है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा का निर्माण अधिकांशतः बच्चों वहीं होगा नदी के मुहाने पर या समुद्र के किनारे पे, ठीक है बच्चों। अब लेकिन इसी तरीके से बच्चों अगर नदी की स्पीड समुद्र तक जाते जाते कम नहीं होती, ठीक है ना। जब स्पीड कम नहीं होगी तो सिंपल सी बात है बच्चों, स्पीड कम नहीं होगी तो नदी के सामने या मार्ग में किसी भी तरीके का कोई भी अवरोध या वेस्टेज अगर आता है, अगर कोई भी वेस्टेज अवरोध आएगा तो सिंपल सी बात है नदी उसको तेजी से बहाकर सीधे समुद्र में। अब कोई भी वेस्टेज आया, नदी की स्पीड तेज है तो तेज व प्रेशर के साथ समुद्र के अंदर, तो यहाँ पे क्या कोई लैंड एरिया रिफॉर्म होगी? नहीं हो पाएगी। कोई भी आकृति नहीं बन सकती। जब कोई भी आकृति नहीं बनेगी तो सिंपल सा जैसे नदी आ रही है बच्चों, ठीक है, वैसे ही नदी कहाँ जा रही है? सीधे समुद्र में। अगर इस तरीके से नदी अगर समुद्र में जा रही है और कोई लैंड एरिया रिफॉर्म नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो नदी अपने साथ किसी भी तरीके का निक्षेप या वेस्टेज लेकर ना आएगी, लेकिन उसको कहाँ गिराएगी? समुद्र के अंदर, बिल्कुल मुहाने पर। तो वो वेस्टेज जब बच्चों यहाँ समुद्र में गिरता है इस तरीके से समुद्र के अंदर, ठीक है बच्चों, तो ये क्या बनता है? यहाँ पर भी लैंड बनता है, लेकिन वो लैंड होती कैसी है? छोटे छोटे द्वीपों की तरह, आइलैंड की तरह, ठीक है ना, या आइसलैंड की तरह। तो छोटे छोटे द्वीपों की तरह बनती है। तो यहाँ पर ये जो द्वीप होते हैं ये कहाँ पर होते हैं बच्चों? समुद्र के अंदर, ठीक है। अब समुद्र के अंदर जो ये द्वीप बनते हैं बच्चों, इस एरिया में बने किसकी वजह से है? नदी के द्वारा लाए गए निक्षेप की वजह से। तो इस एरिया को बोला जाता है बच्चों एस्चुरी। क्या बोला जाता है बच्चों? एस्चुरी, ठीक है। अब एस्चुरी कहां पर पाई जाती है? नदी के मुहाने पर, मतलब समुद्र के अंदर, ठीक है बच्चों। डेल्टा कहां पाया जाता है? समुद्र से पहले, जब नदी समुद्र में गिरने वाली हो। सभी नदियां डेल्टा नहीं बनाती, सभी नदियां एस्चुरी नहीं बनाती बच्चों। अधिकांशतः एस्चुरी वही नदियां बनाती हैं जिनकी स्पीड तेज होती है, मतलब जो समुद्र तक स्पीड अपनी तीव्रता के साथ रखती हैं। तो उनके रास्ते में कोई भी आने वाला वेस्टेज या अवरोध उसके मार्ग को नहीं बदल पाता, तो इसकी वजह से वो वेस्टेज सीधा कहाँ जाकर गिरेगा? समुद्र के अंदर। तो वहां पर एक लैंड एरिया रिफॉर्म होती है, लेकिन वो छोटे छोटे द्वीपों के रूप में होती है। तो वहां पर क्या बनता है बच्चों? एस्चुरी बनती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी नदी की स्पीड कम है, ठीक है ना, अगर नदी की स्पीड कम है और उसके रास्ते में कोई भी अवरोध आ जाता है और नदी की धारा एक से अधिक धाराओं में बढ़ जाए, ठीक है ना बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाए या वितरिकाओं में बढ़ जाए, तो उन धाराओं के बीच में एक लैंड एरिया रिफॉर्म होता है,
ठीक है ना, जिसको क्या बोला जाता है, डेल्टा। क्लियर है? तो सभी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, सभी नदियां एस्चुरी नहीं बनाती हैं। जो नदियां डेल्टा बनाती हैं या जो नदियां एस्चुरी बनाती हैं वो सब हम बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो, नदी का क्षेत्र, अपर क्षेत्र में भावर वाला क्षेत्र आता है। ठीक है बच्चों, मिडल वाले क्षेत्र, भावर और तराई क्षेत्र अपर क्षेत्र में आता है। उसके बाद भावर वाला बांगर और खादर क्षेत्र आपका मिडल एरिया में आता है या मध्य क्षेत्र में आता है। लोअर क्षेत्र में बच्चों आपके नदी के क्या आता है, या लोअर एरिया में क्या क्या आता है, आपका डेल्टा और एस्चुरी। लेकिन बच्चों यहीं पर तराई क्षेत्र में या मिडल एरिया में बच्चों यहाँ पर नदियां एक आकृति और बनाती है। अब यहाँ पे वो आकृति जो बनती है बच्चों, देखो जैसे यहाँ पे कोई नदी बह के आ रही है, अब ये नदी बह के आ रही है, लेकिन आज तो इसकी स्पीड बच्चों स्लो है। क्लियर है? अब इस नदी के इस एरिया में बच्चों यहाँ पर ये सब पानी है। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब नदी में अचानक बाढ़ आती है। ठीक है ना, तो अचानक बाढ़ आने की वजह से नदी अपना रास्ता या मार्ग कैसा कर देती है बच्चों, बिल्कुल सीधा। अगर नदी की स्पीड कम है तो नदी कैसे चलती है बच्चों, लहराती हुई। ठीक है ना, अब लहराती हुई चल रही है, लेकिन अब यहाँ जैसे ये इस तरीके से लहराती है या घूमती हुई चलती है, तो यहाँ पर बच्चों ये कैसे चलती है, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार मतलब बच्चों सांप की तरह लहराती हुई। अब यहाँ पे तो पानी है, दोनों तरफ पानी है, लेकिन सपोज करो इस नदी की स्पीड अचानक तेज हो जाए या इसमें बाढ़ आ जाए, तो ये नदी का फिर भी लहरा के चलेगी नहीं। ऐसी कंडीशन में बच्चों नदियां हमेशा क्या हो जाती हैं, सीधी। अब सपोज करो यहां पर ये नदियां इस टाइप से सीधी हो जाए। क्लियर है? इस टाइप से सीधी हो गई, ये आपकी नदी है। ठीक, ये आपकी क्या है, नदी। अब इस टाइप से सीधी, और सीधे कहां जा रही है, समुद्र में। तो इस एरिया में, ठीक है बच्चों, इस एरिया में यहां पे तो पानी पहले से भरा हुआ है। ठीक है, और ये अभी भी भरा हुआ है। तो इस एरिया में इस तरीके की एक शेप बनती है। ठीक है ना, इस तरीके की शेप बनती है, इसको बोला जाता है बच्चों गोखुर। इसको क्या बोला जाता है, गोखुर। गोखुर का मतलब जानते हो बच्चों, ओक्स वाउ। ओक्स वाउ, ओक्स वाउ का मतलब होता है गाय का पैर या बैल का पैर। ठीक है ना, तो गाय का पैर या बैल का पैर, ओक्स वाउ है तो बैल का पैर, गोखुर गाय के जीभ की तरह। ठीक है ना, जैसे गाय का पैर होता है। अब गाय का पैर कैसा होता है बच्चों, सेम इसी तरीके का होता है, लेकिन उसके बीच में इस तरीके से होता है। ठीक है ना, गाय का पैर दो पार्ट में डिवाइड होता है। क्लियर है? एक इधर और एक इधर, लेकिन शेप कैसी है, ऐसी। अब इसकी शेप भी तो ऐसी है, सेम है कि नहीं है? तो यहां पर अब पानी तो पहले से भरा हुआ है, पानी तो कहीं नहीं गया भाई, नदी ने अपना सिर्फ रास्ता चेंज किया है। पहले वो सर्पिलाकार लहराकर चल रही थी, अब नदी कैसी होगी बच्चों, नदी होगी सीधी। क्लियर है? अब जब नदी सीधी हो गई तो यहां पर तो पानी भरा हुआ है, यहां पे इस तरीके का शेप तो पहले से ही था, अब यहाँ पानी भरा हुआ है, तो इसने एक रूप ले लिया किसका बच्चों, लेक का। तो इस तरीके की नदियों पर जो झीलें बनती हैं, इस तरीके की जो झीलें बनती है बच्चों, उनको हम बोलते हैं गोखुर झील। उनको हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील या ऑक्स वाउ लेक। ठीक है, तो नदियां, अब कोई भी नदी जब बहती है बच्चों तो वह तीन पार्ट में डिवाइड होती है। क्लियर है? एक आपका अपर क्षेत्र या ऊपर वाला एरिया या ऊपर क्षेत्र, फिर आता है मध्य क्षेत्र, फिर आता है लोअर क्षेत्र। ठीक है, अपर वाले क्षेत्र में भावर और तराई क्षेत्र होता है या तराई एरिया होता है। मिडल वाले में बच्चों बांगर और खादर होता है। लोअर वाले में डेल्टा और एस्चुरी होता है। तो बच्चों सबको क्लियर हो गया होगा, भावर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर खादर क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं बच्चों। किसी भी नदी का जो अपर क्षेत्र होता है उसे भावर क्षेत्र बोलते हैं। अगर बच्चों आप में से कोई हिमालय क्षेत्र में या कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने गया है, ठीक है ना, हरिद्वार ऋषिकेश तक नहीं बच्चों, अगर उससे ऊपर गए हैं, जैसे हमारे यहाँ गंगोत्री है, गंगोत्री या देवप्रयाग, वहां अगर आप ऊपर गए हैं तो आपने एक चीज देखा होगा बच्चों, वहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थरों के बीच से नदी निकलती है। ठीक है ना, लेकिन नदी का पानी नहीं दिखाई देता, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं दिखाई देता, बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है पानी। नदी उनके पत्थरों के नीचे से क्रॉस होता रहता है। ठीक है ना, ऐसा लगता है कि नदी में पानी बहुत कम है, लेकिन बच्चों वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर पत्थरों का साइज बहुत बड़ा बड़ा है, पानी उसके नीचे से गुजर जाता है। उसके बाद जब नदी धीरे धीरे थोड़ा सा तराई क्षेत्र की तरफ आती है तो उन्हीं पत्थरों का साइज बच्चों छोटा होने लगता है।
पत्थरों का साइज छोटा होने लगेगा तो आपको पानी ज्यादा बहता दिखाई देगा। तो यहाँ पर पानी की मात्रा आपको बड़ी दिखाई देती है, लेकिन पत्थरों का साइज छोटा दिखाई देता है। इसी एरिया में बच्चों वेटलैंड या दलदली क्षेत्र भी पाया जाता है, ठीक है ना, वेटलैंड या दलदली क्षेत्र। अब सिंपल सी बात है, एक बात बताओ बच्चों, अगर कहीं पे दलदल है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर कहीं दलदल है तो अगर दलदल वहां पे है तो आपको वहां देखने को क्या मिलेगा भाई? मच्छर मिलेंगे, मॉस्किटो वगैरह, कीड़े मकोड़े मिलेंगे। जैसे बरसात में हमारे यहाँ कीड़ों की मात्रा, इंसेक्टिसाइड जो होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, इंसेक्ट जितने भी होते हैं जैसे मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, ठीक है ना, बढ़ जाती है। तो तराई क्षेत्र में दलदलिया एरिया भी बहुत पाया जाता है, बैडलैंड। तो यहाँ दलदली क्षेत्र की होने वजह से जो इंसेक्ट पाए जाते हैं उसकी वजह से इस क्षेत्र में बच्चों बीमारी का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि नदी के किस क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है, तो बच्चों कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सा, जहां दलदली क्षेत्र है वहां बीमारी होगी। तो नदी के किस क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है बच्चों? तराई क्षेत्र में, ठीक। नदी के किस क्षेत्र में पत्थरों का आकार बड़ा होता है, पानी की मात्रा कम होती है? भाबर क्षेत्र में, ठीक है बच्चों। उसके बाद गोखुर झील कहां पाई जाती है? नदियों पर, ठीक है ना। कब बनती है मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब गोखुर झील के बाद आता है बच्चों आपका बांगर और खादर। पुरानी एलुवियल सोइल, ठीक है ना, या पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक है। नई एलुवियल सोइल या न्यू एलुवियल सोइल को खादर कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बांगर या खादर में से उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो बच्चों इन दोनों में से सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी खादर होती है, क्योंकि खादर मिट्टी हर साल चेंज होती रहती है। बांगर एक ही तरीके की मिट्टी होती है, उसी में आपकी एग्रीकल्चर फार्मिंग चलती रहती है, तो धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी में चेंजेस आने लगते हैं और फर्टिलिटी घटने लगती है। लेकिन बच्चों वही खादर के अंदर फर्टिलिटी तो बरकरार बनी हुई है, क्योंकि मिट्टी का नेचर थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है समय समय पे। जब भी बाढ़ आएगी तभी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब नदी आगे चलती है समुद्र तट की तरफ, तो वहां पर बच्चों नदी डेल्टा का निर्माण करती है, मैंने आपको बताया है। लेकिन हर एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। उसके बाद अगर कोई नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बच्चों, तो वो समुद्र के अंदर एस्चुरी बनाती है। क्लियर है बच्चों? तो ये नदी के पार्ट हैं। कौन कौन से बच्चों? ऊपर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र। तो अपर क्षेत्र को अपर एरिया, मिडल एरिया और लोअर एरिया। तो बच्चों यहाँ क्लियर है। गोखुर झील कहाँ पाई जाती है? नदियों पर। क्लियर है बच्चों? हमारे यहाँ भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है बच्चों? बुलर झील है। बुलर झील कैसी झील है? ठीक है, बुलर झील इसी का एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है ना। बुलर झील झेलम नदी पर बनी हुई है। बुलर झील एग्जाम्पल किसका है? गोखुर झील का। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप कि आज के इस सेशन में बच्चों जितना मैंने आपको बताया सब कुछ समझ में आ गया होगा, नो डाउट। तो बच्चों अब मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।